सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रेगुलेशन क्यों स्थापित किया है और इस रेगुलेशन स्थापित करने के सरकारी प्रयास से कौन कौन से मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे एक आइसबर्ग पर जिसका नाम है A68A। तो समझने का प्रयास करेंगे A68A ग्लेशियर क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को हम जो है कि विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। ओवर द टॉप या ओटीटी सेवाओं से आशय ऐसे ऐप से है जिस पर इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ता कई प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करता है। बहुत से नाम आपने सुने होंगे, आप यूज भी करते होंगे। नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा आपने, हॉटस्टार का नाम सुना होगा, G5 का नाम सुना होगा, अमेजन प्राइम का नाम सुना होगा। ये जितने नाम है ये क्या है, ओटीटी के एग्जाम्पल हैं। अर्थात इस पर क्या करते हैं आप, यह कोई ऐप है और इस पर आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी कंटेंट इस पर डाला गया है आप उसको प्राप्त करते हैं। तो यह जो प्लेटफॉर्म है इन पर वीडियो ऑन डिमांड, ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेज सर्विस या इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग की सुविधाएं आपको मिलती हैं। सबसे पहले जो ये OTT प्लेटफॉर्म है इनकी जो लोकप्रियता बढ़ी थी वो अमेरिका में बढ़ी थी और इस समय भारत में चूंकि डेटा का जो प्रयोग है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। कारण ये भी है कि डेटा हमारे यहाँ सस्ता है और इस तरह से मोबाइल की बढ़ती संख्या, इंटरनेट की प्रयोग करने वालों की बढ़ती संख्या ने क्या किया है, यहाँ पर भी OTT प्लेटफॉर्म को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। खासकर अगर आप लॉकडाउन वाला अगर चरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी इंटरटेनमेंट के स्थान थे जब वह बंद हुए तो अचानक ही जो OTT प्लेटफॉर्म है इनकी डिमांड भी बढ़ी और यहाँ पर पहले से जितने कंटेंट से उससे ज़्यादा कंटेंट अब उपलब्ध करवाया जाए। कुल मिलाकर यहाँ पर भी अर्थात भारत में भी क्या हो रहा है, OTT प्लेटफॉर्म अपनी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। सामान्यतः जो OTT प्लेटफॉर्म का प्रयोग क्या होता है, ऑडियो और वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता के रूप में होता है। अर्थात यह क्या करते हैं, ऑडियो और वीडियो की होस्टिंग करते हैं और स्ट्रीमिंग करते हैं अर्थात उसको चलाते हैं। इसका जो प्रारंभ हुआ था वह तो हुआ था कंटेंट होस्टिंग के प्लेटफॉर्म के रूप में, लेकिन इस समय यह क्या करते हैं, खुद का ही क्या करते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, कई प्रकार की फीचर फिल्म आपने देखा होगा और भी बहुत से कंटेंट यह प्रोवाइड करवाते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, आप इनसे परिचित हैं। तो इस तरह से जो OTT प्लेटफॉर्म है वह क्या करते हैं, न सिर्फ आपको कंटेंट इंटरटेनमेंट का दिलवाते हैं बल्कि करंट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो समसामयिकी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, खबरें हैं, न्यूज हैं, वह भी आपको उपलब्ध करवाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा बिहार इलेक्शन हो रहा था, उसके विषय में आपको तुरंत तुरंत सूचना दी जा रही थी। वहाँ पर जो है कि छोटे छोटे क्लिप्स और वीडियो डाले जा रहे थे। ऐसे ही IPL जो चल रहा था तो IPL भी क्या है, एक स्पोर्ट्स का न्यूज है जो पहले आपको एक न्यूज चैनल पर उसकी सूचनाएं मिलती थी, अब यहाँ पर भी आ रहा है। कुल मिलाकर OTT प्लेटफॉर्म की जो डाइवर्सिटी है, उस पर जो कंटेंट है, उसका जो व्यापक स्वरूप है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। मोह मैजिक द्वारा किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि भारत में 70% लोग मोबाइल पर वीडियो देखते हैं। ये 70% लोग वह हैं जो डेटा का यूज करते हैं। तो जो डेटा का यूज करने वाले लोग हैं और जिनके पास ऐसा मोबाइल है जिसमें वह डेटा का प्रयोग करते हुए अगर वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, ऐसे लोगों का प्रतिशत 70%। अर्थात 100 लोगों के पास अगर ऐसे मोबाइल हैं जिसमें वह वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो उसमें से 70% लोग क्या करते हैं, मोबाइल पर वीडियो देखते हैं और 55% लोग OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही सामग्री को देखते हैं। अर्थात बड़ी संख्या में जो है
इंटरनेट उपयोगकर्ता क्या कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर देखें तो अभी का जो 2019 के लास्ट का जो एक एनालिसिस है, 31% लोग वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, लगभग 30% लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, 18% लोग टीवी सीरियल देखते हैं और बाकी कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें भी लोग वहाँ पर देखते हैं। वर्ष 2019 के अंत तक लगभग 17 करोड़ लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके थे। अब जो है कि वर्ष 2020 का जो है कि लगभग अंतिम समय चल रहा है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितना ज़्यादा हो गया। तो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है यह सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मल्टीमीडिया रिलेटेड ओटीटी। इस प्रकार के जो ओटीटी हैं वह क्या करते हैं, मल्टीमीडिया संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। यूट्यूब जो है कि इसी का क्या है, एक एग्जाम्पल। दूसरा होता है ऐप रिलेटेड ओटीटी, अर्थात जैसे कि मैंने आपको बताया, नेटफ्लिक्स का नाम बताया, हॉटस्टार का नाम बताया, अमेजन प्राइम का नाम बताया, जितने भी आप देखते हैं एमएक्स प्लेयर है, ये सब चीज प्लेटफॉर्म क्या है, ये ऐप रिलेटेड ओटीटी के क्या है, एग्जाम्पल है। तीसरा जो है नाम है वह है टेलीकॉम रिलेटेड ओटीटी। जैसे आपने व्हाट्सएप देखा होगा, वीचैट है, गूगल डुओ है, ये सभी क्या है, टेलीकॉम रिलेटेड ओटीटी है। इसके अंतर्गत उन ओटीटी प्लेटफॉर्म को रखा जाता है जो दूर संचार, एसएमएस या फिर मल्टीमीडिया मैसेज भेजने संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। कुल मिलाकर ओटीटी जो प्लेटफॉर्म को सिर्फ हम जो है इंटरटेनमेंट से जोड़ लेते हैं, यह उससे कहीं ज़्यादा है, कहीं व्यापक है। एक अनुमान के अनुसार मार्च 2019 के अंत तक भारत का ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग उद्योग का जो मूल्य था लगभग 500 करोड़ रुपए का था। लॉकडाउन में चूंकि इसमें इजाफा हुआ है और आने वाले समय में भी क्या है, इसकी ग्रोथ होती रहेगी, इसीलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2025 तक इसका जो मूल्य होगा वह लगभग 4000 करोड़ रुपए होगा। कई लोगों का तो मानना है कि यह जो 4000 करोड़ की जो संख्या है, यह इसको भी क्या करेगा, एक्सीड कर देगा, क्रॉस कर जाएगा। भारत में सूचना प्रसारित करने वाले जो दूसरे माध्यम हैं उनके लिए कानून का निर्माण किया गया है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, जिसके कारण इसको लेकर कई तरह की चिंताएं उभरती रही हैं। प्रेस, जैसे कि अगर हम पहले सबसे पहले हम बताएं कि आखिर सूचना जो प्रेषित की जाती है, जो कंटेंट आप तक पहुंचाए जाते हैं, उन कंटेंट्स पर नियंत्रण रखने का प्रयास पहले कैसे होता था। जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात पीसीआई क्या करता है, प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करता है, जो न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते हैं उसको रेगुलेट करता है। वो भी क्या है, एक प्रकार की सूचना है। ओटीटी जो भी पहुंचा रहा है वो भी क्या है, एक प्रकार की सूचना ही है। ऐसे ही आपने सुना होगा एक एजेंसी का नाम, जिसका नाम है न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन। ये क्या करता है, न्यूज और समसामयिकी चैनलों को रेगुलेट करता है, अर्थात इसके लिए भी रेगुलेशन का प्रावधान है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको सीबीएफसी के नाम से भी जानते हैं, सेंसर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, ये फिल्मों को सेंसर करता है। लेकिन ओटीटी के संदर्भ में आप ऐसी कोई संस्था का नाम नहीं जानते। टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले जो सभी कार्यक्रम और विज्ञापन हैं, इनको चलाया जाता है केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम 1955 के 1995 के द्वारा इसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ठीक इसी तरह से मूवी को लेकर अर्थात फिल्मों को लेकर भी हमने रेगुलेशन बना रखा है। अब क्या हो रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ा है, इसकी लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन इसी के साथ इसकी चिंताएं भी बढ़ी। दरअसल इस पर जो उपलब्ध सामग्री है उसको लेकर कई प्रकार की चिंताएं हैं। यहाँ पर दरअसल ये जो कंटेंट होते हैं, यहाँ पर हिंसा होती है, अश्लीलता होती है, अपशब्दों का भरमार होता है, जिससे क्या होता है, समाज पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि अमेजन प्राइम पर जो है कि मिर्ज़ापुर 2 जो वेब सीरीज आई थी, उसको लेकर कई प्रकार के जो है कि विरोध प्रदर्शित किए गए, और वो उसके पीछे का कारण यह है कि उसमें जो है कि अश्लीलता की जो है कि भरमार की गई थी। कुल मिलाकर इसी के कारण यह जो पूरा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसी तरह के कंटेंट हर लगभग वेब सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यह कहा जा रहा था कि इस पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है, लेकिन इसके लिए कोई विशिष्ट कानून ना होने की वजह से इस पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता। इस पर जो नियंत्रण अभी स्थापित होता है वह होता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत इसको रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन रेगुलेशन जो है इस पर काफ़ी कमज़ोर होता है। भारत के इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ
जो है कि सेल्फ रेगुलेशन का प्रस्ताव रखा था और इसका उद्देश्य यह था कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वह कोई भी ऐसा कंटेंट ना डालें जिससे क्या हो सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता हो या किसी की भावनाएं आहत हो सकती। तो इसके तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वह क्या करें सेल्फ जो है कि रेगुलेशन के मैकेनिज्म को अपनाएं और इसी के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सेल्फ रेगुलेशन पर हस्ताक्षर सितंबर 2020 में कर दिया और इसके तहत आपने देखा होगा कि जो भी कंटेंट होता है एज डिक्लेरेशन लिखा होता है। एज डिक्लेरेशन क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कंटेंट को किस वर्ग के लोगों को देखना चाहिए उस पर पहले से सूचना है, तो इससे ये डिसाइड आप कर सकते हैं कि क्या देखना क्या नहीं। कंटेंट डिस्क्रिप्शन में मतलब ये है कि उसमें वॉयलेंस है, उसमें जो है कि क्या क्या चीज़ों को दिखाया गया है जिसको आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो सेल्फ रेगुलेशन का प्रस्ताव लाया गया था ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इसको माना, लेकिन इसी बीच एक और घटना हुई। अक्टूबर माह में सुप्रीम कोर्ट में एक जो है कि जो है एक पीआईएल के माध्यम से एक अपील दायर की गई और इस जो है कि पीआईएल में ओटीटी प्लेटफॉर्म को किसी कानून के दायरे में लाने की बात की गई और यह कहा गया कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इसकी पहुंच काफ़ी बड़ी है लेकिन इसकी स्क्रीनिंग नहीं होती है, इस पर किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं है और इससे कई प्रकार के गलत मैसेजेस जा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण के लिए किसी स्वायत्त संस्था अर्थात जो है कि किसी ऑटोनोमस बॉडी या किसी रेगुलेशन का निर्माण क्यों नहीं किया गया। अब सरकार ने इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के सेवा प्रदाताओं को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने की घोषणा कर दी है। सरकार के इस कदम का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह है ऑनलाइन मीडिया या डिजिटल नेटवर्क के जो प्लेटफॉर्म है इनको रेगुलेट करना। राष्ट्रपति के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। कहीं पर जो है कि टाइपिंग एरर है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, आपको पीडीएफ जो है कि सही करके दिया जाए। तो राष्ट्रपति द्वारा जो हस्ताक्षर इस आदेश में कहा गया है कि डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ऑनलाइन कंटेंट जो प्रदाता हैं उनको वह जो भी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, चाहे फिल्म हो, ऑडियो विजुअल हो या फिर किसी प्रकार का करंट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोग्राम हो, उसको क्या करें ये रेगुलेट करना चाहते हैं। तो इस तरह से अब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो कंटेंट है उस पर क्या होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जो है कि एक रेगुलेशन उस पर लगेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई तरह की जो है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता था जिससे यह सेंसर से बच जाता था और कंटेंट लोगों तक पहुंचता था। उद्देश्य यह था कि इस पूरे रेगुलेशन का लाने का यह था कि जो कंटेंट बिना रेगुलेशन के, बिना स्क्रीनिंग के पहुंच रहा है इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। टीवी उद्योग और फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ लोगों की भी चिंता इस पर थी और उनका कहना था कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उन्हें प्रभावित कर रहा है और ओटीटी प्लेटफॉर्म आने वाले समय में टीवी को क्या कर देगा, टीवी सीरियल या जो टीवी से जुड़े हुए उद्योग हैं उनको बर्बाद कर देगा। क्योंकि जिस तरह से टीवी और जो है कि मोबाइल ने क्या किया है, रेडियो को समाप्त किया और मोबाइल में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है क्या कर रहे हैं, टीवी पर डिपेंडेंसी जो है कि लोगों की कम कर रहे हैं। इस प्रकार की चिंताएं थी। अब इस पूरे चिंताओं को देखते हुए सरकार ने क्या किया है, रेगुलेशन स्थापित कर दिया है। इससे क्या होगा, कंटेंट पर जो रेगुलेशन बढ़ेगा, सेंसर बढ़ेगा और फिल्टर करने का प्रयास किया जा सकेगा। तो ये कुछ अच्छी चीजें थी लेकिन आलोचना भी हो रही है। कई लोगों का मानना है कि कला को स्वतंत्र रूप से विकसित न होने देने से डिजिटल क्रांति की प्रक्रिया क्या होगी, पूरी नहीं हो पाएगी और ना ही इससे कला का विकास हो पाएगा। कला को अगर निखारना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इस पर जो रेगुलेशन है वो कम से कम रखने होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जो है कि न सिर्फ कला को निखारा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार दिया है। एक चीज़ तो हकीकत है कि अगर आप वेब सीरीज देख रहे होंगे या जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म देख रहे होंगे तो उसमें आपको कुछ ऐसे आर्टिस्ट दिखाई देंगे जिनको मेन स्ट्रीम की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जगह नहीं मिलती और वहाँ पर वह अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ, वह अपनी प्रतिभा दिखा पा रहे हैं। यह जो प्लेटफॉर्म है इसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि फिल्मों, कहानियों और मुद्दों को सेंसर करने का जो एक
प्रयास है ये क्या करता है, विचारों को नियंत्रित करता है, और विचारों पर अगर नियंत्रण लगाया जाता है तो इससे क्या होगा, सामाजिक जो गतिशीलता वो प्रभावित होगी। अर्थात ओटीटी फिल्म के जो निर्माता हैं वो कुछ अपना मैसेज देना चाहते हैं, कुछ वह बताना चाहते हैं, और वह उनके विचार और अभिव्यक्ति का हिस्सा है, ऐसा इन लोगों का मानना है। फिर आगे जो एक चिंता और व्यक्त की गई है, यह प्लेटफॉर्म अभी जो है कि अपनी विकास की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में, ऐसे समय में ही इस पर रेगुलेशन लगा देना, सीमाएं आरोपित कर देना, इस पर निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, इससे जुड़े लोगों पे निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, रोजगार को कम करेगा, और साथ ही साथ कई प्रकार के सामाजिक नियंत्रण को भी बढ़ाए। दर्शकों, इनका ये भी कहना है कि दर्शकों को यहाँ पर विविध प्रकार के कंटेंट मिलते हैं, और वह कंटेंट उनकी मर्जी पे होते हैं कि वह उसका यूज करें या ना करें, इसलिए प्रयास ये किया जाना चाहिए कि रेगुलेशन इस पर ना हो, ऐसा आलोचकों का मानना है। अब हम बात करेंगे A68A आइसबर्ग पर, और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों। थोड़ा सा आप अंटार्कटिका को देखिए, और अंटार्कटिका के ऊपर अब थोड़ा सा नॉर्थ की ओर देखिए। नॉर्थ की ओर आपको दिखाई देगा जो है कि लाजराव सी, और यहीं पर राइजर लार्सन सी वाला जो क्षेत्र है ये दिखाई देगा। तो यह जो राइजर लार्सन सी है, इसको अब हम लार्सन सी के रूप में ही केवल यूज करेंगे। बाकी जितने भी कोशी वाले क्षेत्र हैं, अर्थात जो सागरी क्षेत्र हैं, वो लिखे हुए हैं, यह आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है, हालांकि दिक्कत नहीं होगी, देखिए मैं इसको चारों तरफ से जूम भी कर दे रहा हूँ, तो इसको आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत हो तो मैप का भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी जो हम लार्सन सी का यूज करेंगे, वह लार्सन सी, आप इसकी लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद एक और मैप देखिए, और वह मैप है ये देखिए आपका, यह है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अगर दक्षिण की ओर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, अंटार्कटिका दिखाई देगा। अभी जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आप देख रहे हैं, इसमें एक देश है अर्जेंटीना, और यह जो अर्जेंटीना है, ये देखिए आपका यहाँ पर एक अर्जेंटीना देश है, अर्थात दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा है। उसके अगर देखेंगे पूरब की ओर तो ये पॉइंट बना हुआ है, और ये पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे एक आइलैंड है, और इस आइलैंड का हम जिक्र बार बार करेंगे, इसलिए आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। यह जो रेड कलर का पॉइंट है, यह क्या है, अंटार्कटिका के नॉर्थ में है, और दक्षिण अमेरिका के पूरब में। ये देखिए, यह जो पॉइंट है, ये इसी पॉइंट का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, इसलिए मैप थोड़ा आप देख लो। अब बात करते हैं अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका आखिरी दक्षिणी महाद्वीप है जो सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। दुनिया के ताजे या मीठे पानी का लगभग 90% हिस्सा इसी में है। आपको पता ही है कि 97.5% से अधिक जो वाटर है पृथ्वी पर, वो तो सैलाइन है, वह जो है कि खारा है, और जो 2.5% फ्रेश वाटर है, उसका भी 90% से अधिक हिस्सा अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में है। अंटार्कटिका जो यह क्षेत्र है, यहाँ पर व्यापक बर्फ की श्रेणियों को बर्फ की सीट, और बर्फ की सीट जब हम शब्द यूज करते हैं तो इसका मतलब है व्यापक अवधि तक बर्फ की परत से आच्छादित भूमि, अर्थात कोई भूमि है और उस पर लंबे समय तक बर्फ पड़ी रहे तो उसको कहेंगे हम बर्फ की सीट। इसी तरह एक शब्द होता है बर्फ सेल्फ। तो बर्फ सेल्फ से तात्पर्य यह होता है, सेल्फ का मतलब होता है किनारा, भूभाग से स्थायी रूप से संलग्न अस्थिर बर्फ की परत को क्या कहते हैं, बर्फ सेल कहते हैं। ध्यान दीजिए, कोई जो है कि क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र है, और उससे लगा हुआ एक स्थायी बर्फ का क्षेत्र है, लेकिन ये जो बर्फ की परत है यह बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं है, बहुत लंबे समय से बर्फ नहीं गिरी है, या बहुत मजबूत परत नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम बर्फ सेल। इसी तरह एक होता है हिमशैल। हिमशैल का मतलब होता है अस्थिर भू का बर्फ, अर्थात पृथ्वी का ऐसा बर्फ जो अस्थिर किस्म का है, पतला है। ऐसे ही सुना होगा आपने एक शब्द ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब ऐसे जो बर्फ का क्षेत्र जो धीरे धीरे खिसकता है, बर्फ का खंड होता है। इसी तरह आपने सुना होगा जो है कि एक शब्द सुना होगा जो कि समुद्री बर्फ। और समुद्री बर्फ क्या है, ये जो है कि जब समुद्र का कोई जलीय क्षेत्र जम जाता है, इसको समुद्री बर्फ के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो शब्द है ये थोड़ा सा इसलिए जानने, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आगे। लार्सन सी अर्थात लार्सन सागर अंटार्कटिका में चौथा सबसे बड़ा बर्फ शेल्फ है। तो अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, बर्फ से।
और बर्फ शेल्फ का मतलब क्या है, भूभाग से स्थायी रूप से संलग्न और स्थिर बर्फ की परत। अर्थात यह जो लार्सन क्षेत्र मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर क्या था, जो है कि चौथी सबसे बड़ी बर्फ शेल्फ थी। अर्थात अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र है, उससे लगा हुआ एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा था। यहाँ पर क्या हो रहा था, लंबे समय से कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे। जैसे यहाँ पर चटकन दरार की क्रिया हुई, फिर यहाँ पर भ्रंशन हुआ, और भ्रंशन होने का मतलब है कि कोई भाग टूटा, और टूटने की वजह से जब टूट कर वो अलग होगा तो दरार बन जाएगा। अर्थात जो लार्सन सी है, वहाँ पर क्या है, उससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा जो है कि बर्फ का खंड था, टुकड़ा था, और उसमें क्या हुआ, पहले वो टूटा और टूट कर क्या हुआ, अलग हो गया। और ये जब अलग हो गया तो क्या होगा, वह अब तैरेगा और तैर कर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो है कि जो बर्फ थी, यहाँ पर यह जो बर्फ का बर्फ शेल्फ था, उसका एक हिस्सा 10 से 12 जुलाई 2017 को टूट गया, जिसका जो आकार है लगभग 6200 वर्ग किलोमीटर था, और इसे नाम दिया गया A68 हिमसेल्फ। तो एक A68 हिमसेल्फ का मतलब वह टुकड़ा था जो कि टूटा था। ये लगभग 200 मीटर मोटा है और दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा क्या है, आइसबर्ग या हिमसेल्फ है। ठीक है, तो हिमसेल्फ या आइसबर्ग, हम दोनों में से कोई शब्द यूज करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। A68 से कुछ दिन बाद जो है कि ये जो A68 जो टूटा हुआ टुकड़ा था, इसका भी क्या हो गया, बाद में कुछ विखंडन हो गया, एक छोटा सा टुकड़ा इससे अलग हो गया। तो जो छोटा सा टुकड़ा इससे अलग हुआ, उसको नाम दिया गया A68B, और जो बड़ा टुकड़ा बचा था उसको नाम दिया गया A68A। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बना A68, उसका फिर क्या हुआ, उससे एक टुकड़ा अलग हो गया, उसको नाम दिया गया, जो बड़ा वाला टुकड़ा बचा A68A, और जो छोटा सा टुकड़ा अलग हुआ उसको नाम दिया गया A68B। उसके बाद जो है कि A68 से क्या हुआ, एक और टुकड़ा अलग हो गया जिसका नाम है A68C। तो A B C A जो है, इनसे कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं क्या है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। A68 की जो लंबाई है वह जो है अभी लगभग, इसकी जो लंबाई है वह 150 किलोमीटर और चौड़ाई जो है लगभग 48 किलोमीटर है। यहाँ 38 गलत लिख दिया है। इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वह लगभग 4700 वर्ग किलोमीटर है, और दिल्ली का जो क्षेत्रफल उससे 3 गुना है। दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो आपको पता है 1400 लगभग 84 वर्ग किलोमीटर का है, और वहीं इसका जो क्षेत्रफल देख रहे हैं वह 4700 वर्ग किलोमीटर का है। अर्थात दिल्ली के क्षेत्रफल से भी 3 गुना बड़ा है। और यह क्या कर रहा है, उत्तर की ओर तैर रहा है, अर्थात तैर कर उत्तर की ओर बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए कहाँ जा रहा है, अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ चुका है, और 1400 किलोमीटर यह दूर उत्तर में आ भी चुका है। अर्थात अंटार्कटिका से टूटा था, लेकिन उत्तर की ओर बढ़ते हुए 1400 किलोमीटर की दूरी ये कवर कर चुका है। वर्तमान समय में यह 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रहा है, उत्तर की ओर बढ़ रहा है। लगभग 500 किलोमीटर और जब यह आगे बढ़ेगा तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के पूर्व की ओर ब्रिटेन का एक आइलैंड है जिसका नाम है साउथ जॉर्जिया द्वीप, उससे क्या करेगा, ये टकराएगा, और उस पर पेंगुइन्स के अलावा कई प्रकार के जीव रहते हैं, उनसे जब ये टकराएगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो है काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, काफ़ी बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब ये A68 ये जो अगर इससे टकराता है तो वहाँ पर न सिर्फ जो रहने वाले जीव हैं उन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि वहाँ का पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें परिवर्तन आ सकता है। इस सागर का जो तापमान है, अर्थात जहाँ पर यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, जहाँ पर यह द्वीप है, उस द्वीप से जब यह टकराएगा तो वहाँ का जो तापमान है बहुत ज़्यादा नहीं है। इस वजह से क्या है, जो है कि बर्फ़ जो आइसबर्ग है इसको ये पिघलेगा काफ़ी धीमी गति से, और धीमी गति से जब पिघलेगा तो उससे टकराने के बाद क्या होगा, लंबे समय तक वहीं पर क्या रहेगा, रुका रहेगा। चूँकि इसका आकार भी जो है कि क्या है, बड़ा है, और साथ ही साथ यहाँ का जो जल है उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है जल्दी जिससे मेल्ट हो
हो जाए, इससे क्या होगा, ये जब यहाँ पर अटका रहेगा तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ से जो चलने वाली जलधाराएं वो प्रभावित होंगी, यहाँ पर जो सागरी जीव हैं वो प्रभावित होंगे, यहाँ का पूरा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, चाहे टेम्परेचर या विंड सर्कुलेशन, वो सब प्रभावित होगा। तो कुल मिलाकर इससे क्या होगा, जब ये तीव्र गति से टकराएगा तो भूकंप भी आएगा, और लोगों का कहना है कि इससे बड़े मात्रा में जल विस्थापन हो सकता है, और जल विस्थापन से क्या होता है, आपको पता है, सुनामी की कंडीशन स्थिति क्रिएट हो जाती है। इससे यह जो क्षेत्र है, यहाँ से जो गुजरने वाली जलधाराएं हैं, वायु प्रणाली, वो भी प्रभावित होगा। और कहा यह जा रहा है कि A68A अभी तक का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि हिमसेल्फ है, जो कि क्या है, आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ये आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिसके पीछे का जो प्रमुख कारण है वह है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। अगर इसको हमने रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसी तरह से जो फ्रेश वाटर के सोर्स हैं वह क्या होंगे, घुलने लगेंगे, अर्थात जो पानी है, जो सागरी जल है, उसका भाग बनने लगेंगे, और इस तरह से न सिर्फ पूरे पृथ्वी का इकोसिस्टम डैमेज होगा, बल्कि स्वच्छ जल का जो एक सोर्स बचा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।